हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनू और आज के इस वीडियो लेक्चर जो कि प्लांट टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी के विषय में। और इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी और ओमेगा टेक्सोनॉमी के विषय में जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स ये क्या हैं प्लांट टेक्सोनॉमी में, और इसे हम टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी के तौर पर भी देख सकते हैं हम लोग, इसीलिए बहुत बार इसे टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से भी जो डेवलपमेंटल फेजेस रहे हैं, बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल डेवलपमेंट फेजेस, यानी पूरी जो हिस्ट्री है टेक्सोनॉमी की उससे ये रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उससे ये संबंधित है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री अगर डिस्कस कर लेते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी के विषय में तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं स्टार्ट करूँगी हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी से। तो ये जो फर्स्ट क्या है, प्री लिटरेचर जो पीरियड है मैनकाइंड का, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री चाहे वो प्लांट टेक्सोनॉमी की हो या कोई भी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में उस पीरियड से किसी भी चीज़ को देखा जाता है जबकि ह्यूमन जो था वो सिविलाइज्ड तो था। ठीक है, सिविलाइजेशन हो चुका था, लेकिन अभी तक लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, मतलब उसमें लिखने की काबिलियत अभी नहीं आ पाई थी। तो वो जो फेज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं प्री लिटरेचर फेज़। ठीक है, क्योंकि उस समय के रिटेन एविडेंसेस मौजूद नहीं रहते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक जो मैकेनिज्म है वो डेवलप हो चुका था। उस समय से हम लोग प्लांट्स को और उसके यूजेस को जानते हैं। तो अगर ह्यूमन जो है प्लांट्स को यूज़ करने लगा था, भले ही लिटरेचर नहीं रहा हो, लेकिन चूंकि बातचीत में वो प्लांट को किसी एक प्लांट के विषय में आपस में कम्युनिकेट करते थे उसके यूजेस के विषय में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये बहुत पुराने ही समय से जो प्री लिटरेचर फेज है उसी समय से ये चला आ रहा है। हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी बिगिंस विद द कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स ऑफ फोक टेक्सोनॉमी। और ये जो हिस्ट्री है हम लोग कंसीडर कहाँ से करते हैं कि फोक टेक्सोनॉमी के तौर पे इसको, फोक यानी जो वर्बल टेक्सोनॉमी है, जो माउथ टू माउथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एल्डर्स के द्वारा जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उस टाइप का जो टेक्सोनॉमी है उसे हम लोग कहते हैं फोक टेक्सोनॉमी। अभी भी हम लोग बहुत सारे ट्राइबल जो भी फील्ड हैं, ट्राइबल्स हैं, उनमें ये अभी भी ये टेक्निक जो है ये एग्जिस्ट करता है। जो कि जो एल्डर होते हैं घर के वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जिसको हम लोग कहेंगे एंसेस्टर्स नहीं, जो बाद में आने वाले सक्सेसर्स हैं, उनको अपना जो नॉलेज है वर्बली वो देते हैं। तो इसी तरीके से ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चला आ रहा है, शुरू से लेकर करके अब तक भी बहुत जगह एग्जिस्टेंस है इसका, फोक टेक्सोनॉमी का हम लोग देखते हैं ट्राइबल्स में। पीपल डिफ्रेंशिएटेड देम एज इकोनॉमिक वैल्यू। और उस समय जैसे इकोनॉमिक वैल्यू किसको कह सकते हैं, जैसे जो भी प्लांट है उसका जो पार्ट है वो किस टाइप से उसको यूज़ किया जाता है, मेडिसिनली यूज़ किया जा रहा है या फाइबर के लिए यूज़ किया जा रहा है, फूड एंड फॉडर के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे इसको जो प्लांट है उसको कैटेगराइजेशन किया गया था, कैटेगराइज किया गया था कि इतना जो पौधे, ये पौधे हैं ये खाने के काम में आएंगे, ये पौधे जो है मेडिसिनल यूजेस के काम में आएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया गया था। और ये जो कैटेगराइजेशन है, ठीक है, ये इसने एक नींव रखी, किस चीज़ की नींव रखी, हर्बल टेक्सोनॉमी की। ठीक है, तो एक तरीके से फोक टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं, जो वर्बल यानी लिटरेचर नहीं हो लेकिन बातचीत के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो टेक्सोनॉमिकल फॉर्म जो है किस चीज़ पे बेस्ड था, वो यूजेस पे बेस्ड था। ठीक है, जो प्लांट्स है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा उसके बेसिस पर बेस्ड था, तो उसको हम लोग कहते हैं फोक टेक्सोनॉमी। और इसी को जब ये थोड़ा सा इकोनॉमिक वे में अगर इसको हम लोग समझते हैं तो उसी सेम चीज़ को हम लोग कहते हैं हर्बल टेक्सोनॉमी, क्योंकि जो हर्ब्स हैं वो मेडिसिनल यूजेस के लिए या फिर और अदर इकोनॉमिक यूजेस के लिए प्रिजर्व करके रखे जाने लगे थे उस समय तक। प्लांट सिस्टमेटिक हैज़ एक्सट्रीमली डीप कल्चरल रूट्स इन द ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और ये जो सिस्टम है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री में देखा गया है, ये पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में इस सिस्टम को देखा गया है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन जो था बहुत सारे प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा था उस समय भी। तो ये जो कल्चर है हमारा, ये नया नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज कैरीड अ वेल्थ ऑफ बोटेनिकल लोर विथ मॉडर्न टाइम्स। तो अभी क्या है, पुराने समय से लेकर के सभी जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, अगर उसके हम लोग पहले जो प्री हिस्टोरिक फेज है उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो हमें इस तरीके के एविडेंसेस मिलेंगे। और उस समय से लेते हुए अभी तक हर एक कंट्री का अपना एक बोटेनिकल जो है यूनिक जो है कैरेक्टराइजेशन फीचर है। मतलब वो अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में उसको जिसको हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, उसमें उस प्लांट को कैटेगराइज करते हैं। Modern angiosperm classification system has been derived from European based। और अभी जो हम लोग प्लांट टेक्सोनॉमी में जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का जो ये सिस्टम है, जिसको हम लोग मॉडर्न सिस्टम कहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये एक यूनिफॉर्मिटी देता है, यानी वर्नाकुलर जो लैंग्वेज है उससे थोड़ा ऊपर उठ करके एक सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे कि सारे प्लांट्स को पूरे वर्ल्ड में उसी बोटेनिकल नेम से पहचाना जाता है। तो अगर ये मॉडर्न टाइप का जो क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म्स का, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से आया है, तो ये यूरोपियन बेस का है। यूरोपियन बेस हम लोग किस लिए कहते हैं, क्योंकि जो यूरोपियंस थे ना, वो ज़्यादातर सेलर्स थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे और वो इंथुसियास्ट थे, उनको इंटरेस्ट था बोटेनिकल प्लांट्स जो है कलेक्ट करने का। और टेक्सोनॉमिकल जो फील्ड, टेक्सोनॉमी जो स्टार्ट है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो टेक्सोनॉमिस्ट और साइंटिस्ट हैं वो बिलोंग करते हैं ये सभी यूरोपियन कंट्रीज से। और यही वजह है कि जो हमारा जो बोटेनिकल नेम है उसमें लैटिन वर्ड्स हम लोग देखते हैं, ग्रीक वर्ड्स देखते हैं। और बेसिकली ये जो पहले वाला जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, मतलब पहला जो कल्चर है उनका पुराना कल्चर, उसी से ये डेराइव है, जो अभी मॉडर्न सिस्टम तक भी उसको कैरी आउट किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो यूरोपियन बेस का है, क्योंकि उसमें मोस्टली यूरोपियन टेक्सोनॉमिस्ट ने अपना जो एक बहुमूल्य समय दिया है इसको इवॉल्व करने के लिए। अब हम लोग जो बेसिक हमारा जो टॉपिक था वो था फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, ये इसी टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले थे। तो अब बात आती है कि हिस्ट्री से इसका क्या रिलेशन है, जो प्लांट टेक्सोनॉमी का हिस्ट्री है। तो ये जो हमारा टेक्सोनॉमी है, चाहे जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, ये 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी, ये 4 हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं प्लांट टेक्सोनॉमी के, जिसको हम लोग जनरल सेंस में टाइप ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। हालांकि और भी टेक्सोनॉमी हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल टाइप्स हैं ये 4 हैं, ठीक है। और ये क्या है कि ये जो 4 टेक्सोनॉमी है, एक तरीके के ये फंक्शनल अप्रोचेस हैं। फंक्शनल अप्रोचेस मतलब ये एक तरीके एक मेथड बताते हैं, ठीक है। ये हर एक टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी एक स्पेशलाइज टाइप के मेथड के कैरेक्टराइजेशन का एक कैरेक्टराइजेशन है, जिसको कि डिनोट करने के लिए अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी और ओमेगा टेक्सोनॉमी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि हम लोगों को समझने में ये आसानी हो। और ये आसानी जो है, ये हर एक टाइप का टेक्सोनॉमी जो है ना, कुछ हिस्टोरिकल जो फेजेस हैं डेवलपमेंट के टेक्सोनॉमी के उसके उस फेजेस के स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर करके ये कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो अल्फा, और जैसे जैसे हम लोग ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स ये चारों पढ़ेंगे, उसके बाद में इसे रिलेट करेंगे जब फेजेस से, डिफरेंट डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, तो और भी ज़्यादा ये जो है कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। तो इसमें 4 हमारे फंडामेंटल प्लांट टेक्सोनॉमी के जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं वो हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट अल्फा टेक्सोनॉमी, इसको हम लोग और डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। दूसरा है बीटा टेक्सोनॉमी, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्रो टेक्सोनॉमी। थर्ड है गामा टेक्सोनॉमी और फोर्थ है ओमेगा टेक्सोनॉमी। ये 4 जो हैं ये फंडामेंटल फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स हैं प्लांट टेक्सोनॉमी के। अब ये जो चारों जो फीचर हैं, ये टूरिल ने ये चारों ही कंपोनेंट्स को टूरिल ने
फर्स्ट टाइम कैटेगराइज किया था 1935 में। तो इनका ही कंट्रीब्यूशन है, ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं इसको कैटेगराइजेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा टेक्सोनॉमी क्या है, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड क्लासिकल और ऑर्थोडॉक्स और फॉर्मल टेक्सोनॉमी। जो अल्फा टेक्सोनॉमी है इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, या फॉर्मल टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब ये बात आती है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्फा टेक्सोनॉमी में जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी बेसिक टेक्निक्स हैं हमारे टेक्सोनॉमी के, और ये उस फेज़ के हैं जबकि बहुत ज़्यादा टूल और टेक्निक्स टूल्स जो था, जैसे बहुत एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप या फिर और भी जो टेक्निकल जो मशीन्स हैं या मशीनरी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं साइंस बहुत ज़्यादा इतना डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से ये सबसे बेसिक जो क्लासिकल फेज़ है उससे ये जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये सिंपलेस्ट टेक्सोनॉमी है और सबसे बेसिक है। तो ये अभी तक रिलेवेंट है, इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि जो सबसे इनिशियल जो काम है वो इसी अल्फा टेक्सोनॉमी पर बेस्ड होकर करके ही होता है टेक्सोनॉमी का। द टर्म अल्फा टेक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय टुरिल इन 1935। ये जो टर्म था टुरिल ने 1935 में दिया था। The aspect of taxonomy is concerned with the description and designation of the species। अब इसमें अल्फा टेक्सोनॉमी जो है, इसमें जो पूरा जो टेक्सोनॉमिकल जो कैरेक्टराइजेशन है ये किस चीज़ पे है, किसी भी टेक्स्ट का उसके डिस्क्रिप्शन पे और उसके डेजिग्नेशन पे। डेजिग्नेशन मतलब उसका जो पोस्ट मीन्स उसके रैंक पे, ठीक है, ये बताता है किसी भी स्पीशीज़ को। तो अल्फा टेक्सोनॉमी जो है सबसे फर्स्ट ये चीज़ है कि अल्फा टेक्सोनॉमी जो है बेसिक टेक्सोनॉमी है, सबसे इनिशियल काम होता है। और टेक्सोनॉमी में सबसे इनिशियल काम क्या होता है कि टेक्सोनॉमी के जो बेसिक जो फीचर्स हैं, सबसे पहले हो गया क्लासिफिकेशन, उसके बाद हो गया सबसे पहले हो गया कलेक्शन, उसके बाद हुआ उसको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई करने के बाद उसका डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हो गया उसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये चार जो एकदम इनिशियल जो मेथड्स हैं टेक्सोनॉमी के, कोई भी टेक्सोनॉमिकल अप्रोच के, वो अल्फा टेक्सोनॉमी से ही बिलोंग करते हैं। तो ये चारों चीज़ के बेसिक जो है उसको ये कंसीडर करता है अल्फा टेक्सोनॉमी। तो अल्फा टेक्सोनॉमी के अंदर जितने भी फेजेस हैं, फेजेस मतलब ये जो टेक्सोनॉमी का एसेंस जिस भी फेजेस में है उसमें हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट इनिशियल जो टेक्सोनॉमी है उसको हम लोग देखते हैं। टिपिकली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और ये जो अल्फा टेक्सोनॉमी है ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। इट इज़ डेवलप इन 19th सेंचुरी, और ये 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ है। इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस एंशिएंट टाइम। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर सिंपल एक प्लांट का भी स्टडी करना हो तो सबसे पहले उसमें कोई टूल्स एंड टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, उसको कलेक्शन किया जा सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं ड्राई करके, और उसके बाद में उसकी स्टडी भी की जा सकती है क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे पूरा ये टेक्निक जो है ये बेस्ड है। तो इसीलिए इसको चूँकि बहुत ही सिंपल है, बेसिक टेक्निक्स है, तो एंशिएंट टाइम से भी जो, क्योंकि ह्यूमन जो है एंशिएंट टाइम में कलेक्टर ही रहा है, जैसे सीड कलेक्ट करते थे वो अपने फीडिंग पर्पस के लिए या स्टोरेज पर्पस के लिए, तो उसी तरीके से कलेक्शन तो ह्यूमन बहुत पहले से जानता है। तो इसलिए एंशिएंट टाइम से ये एस्पेक्ट और प्रैक्टिस में रहा है अल्फा टेक्सोनॉमी का। और इवन यहाँ तक ये इतना बेसिक चीज़ है कि ये आज भी प्रैक्टिस में है। आज भी जब हम लोगों को किसी भी प्लांट की स्टडी करनी होती है तो सबसे पहले हम लोग उसको कलेक्शन ही करते हैं, और जो बेसिक जो टेक्सोनॉमिकल प्रोसेसेस हैं जो चार मैंने बताया वो सभी में यूज़ होता है। इट इज़ स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ थॉर्नफोर्ड, डी जेस्यू एंड लिनियस। ये तीन जो हैं इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिस्ट हैं जो कि इस टेक्निक को, जो अल्फा टेक्सोनॉमी के जो डिफरेंट टेक्निक है, प्रोस्पेक्ट है, उसको यूज़ करते हैं, और इन्होंने ही बहुत सारे चीज़ों को प्रपोज किया था। ठीक है, तो इनके हम लोग बुक्स में ये टेक्निक जो बेसिक चीज़ है, जो हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं, नोमेनक्लेचर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो सभी कुछ हम लोग अल्फा टेक्सोनॉमी में देखते हैं। और ये जो तीन टेक्सोनॉमिस्ट थे ये रिनॉन टेक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोस्पेक्ट को यूज़ किया है।
अब अगर बात की जाए कि अल्फा टेक्सोनॉमी जो है ये जो हम लोग कहते हैं कैरेक्टराइजेशन या इस टेक्सोनॉमी के जो मेथड्स हैं, टेक्सोनॉमिकल मेथड्स हैं, वो किस किस फेज़ में देखने के लिए मिलते हैं, किस हिस्टोरिकल फेज़ ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 2 फेजेस जो हैं, जो पूरे प्लांट टेक्सोनॉमी को 4 फेजेस में बांटा गया है, जिसको मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वो जो 4 फेजेस हैं उसमें से जो इनिशियल 2 हैं, यानी शुरुआती जो 2 फेजेस हैं, दे आर एक्सप्लोरेटरी फेज और सिस्टमेटिक और कंसोलिडेशन फेज। ये 2 तो जो फेज हैं जो कि प्रपोज किया गया है वैलेंटाइन एंड लव के द्वारा 1958 में। तो ये दोनों जो फेजेस हैं वो आते हैं, या कहा जा सकता है कि ये इस फेज में अल्फा टेक्सोनॉमी को अच्छे से, इस मेथड को ही यूज़ किया गया है डिफरेंट टेक्सोनॉमिस्ट ने। तो इसीलिए ये जो फेज है ये अल्फा टेक्सोनॉमी के अंदर आ जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे बीटा टेक्सोनॉमी का। बीटा टेक्सोनॉमी को हम लोग मैक्रो टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है कि जो अल्फा टेक्सोनॉमी था वो बहुत ही बेसिक था और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था। तो जैसे जैसे ही एडवांस हुआ है टूल्स एंड टेक्निक्स का, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले से तो जो टेक्सोनॉमिकल बेसिक टेक्सोनॉमी है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी मेथड्स जो हैं पहले के प्रोसेस को ईजी करने के लिए यूज़ होने लगे थे। तो इस टाइप के जो क्या क्या मेथड्स यूज़ हुए हैं और क्या डिफरेंस है अल्फ़ा और बीटा में। तो पहला चीज़ है कि अल्फ़ा में का जो टेक्निक है वो तो यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है और सबसे ज़्यादा बेसिक्स है जिसको कि अभी तक यूज़ किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो अल्फ़ा टेक्सोनॉमी का पार्ट था, उसके अलावे इट ऑल्सो involved consideration of affinities and their interrelationship between separate group of species। अब जो मेथड्स थे वही यूज हो रहा था। पहले क्या था, पहले अल्फा टेक्सोनॉमी में वो डिस्क्रिप्टिव था, मतलब एक टेक्सा का सिर्फ क्लासिफिकेशन किया जा रहा था और उसका डिस्क्रिप्शन रेडी हो रहा था। इस तरीके से जो अल्फा टेक्सोनॉमी है ना, वो एक बेसलाइन दे दिया बहुत सारे स्पीशीज के डिस्क्रिप्शन का। अब जब बहुत सारे स्पीशीज का डिस्क्रिप्शन जब एक संग गैदर हो गया, ठीक है, तो एक तरीके का रिलेशनशिप, या हम लोग 2 अगर स्पीशीज हैं, अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि 2 अगर स्पीशीज के डिस्क्रिप्शन अगर अवेलेबल हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बढ़ जाता है, हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाता है कि हम 2 उन जो स्पीशीज हैं उसके हम लोग एफिनिटी यानी क्लोजनेस, ठीक है, और डिसिमिलैरिटी, यानी हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को चेक कर सकते हैं, आपस में मिला कर देख सकते हैं कि 2 स्पीशीज कितने सिमिलर हैं और कितने डिसिमिलर हैं। तो ये एक एस्पेक्ट जो है वो बीटा टेक्सोनॉमी में ऐड हो गया आकर करके अल्फा टेक्सोनॉमी में, ठीक है। तो मतलब अल्फा टेक्सोनॉमी के एडिशन में ये प्रोस्पेक्ट ऐड हुआ। इसलिए अगर अल्फा टेक्सोनॉमी के साथ साथ जब हम लोग इंटर रिलेशनशिप को भी देखते हैं सेपरेट ग्रुप ऑफ स्पीशीज के, तो उसे हम लोग होली बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज इनटू हायरार्कियल सिस्टम ऑफ हायर कैटेगरीज ऑफ टैक्सा इट डेवलप इन 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में अल्फा टेक्सोनॉमी डेवलप हुआ था और उसके बाद ग्रेजुअली 20th सेंचुरी में बीटा टेक्सोनॉमी डेवलप हुआ। और ये इसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि ये हायरार्कियल सिस्टम में जब हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, तो स्पीशीज से ऊपर, स्पीशीज इज द बेसिक हायरार्की लेवल, सबसे नीचे का लोअर हायरार्की लेवल है। तो स्पीशीज से ऊपर के जैसे जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, उस लेवल में जो टैक्सा है उसके अरेंजमेंट में आसानी हो गई, उसको हम लोग प्लेस करना सीख गए। जो उस समय के टेक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट डेवलप किए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप किए कि किस तरीके से किसी भी जो प्लांट है उसको अपर हायरार्की जो लेवल है उनका, ठीक है, स्पीशीज से ऊपर का जो लेवल हायरार्की लेवल है उसमें किस तरीके से प्लेस किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर एफिनिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सेपरेट ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ये हम लोगों को पता है कि स्पीशीज से ऊपर के जितने भी हायरार्की लेवल हैं उसमें हम लोग इंटर रिलेशनशिप से ही उसको प्लेस करते हैं। क्यों प्लेस करते हैं? क्योंकि अगर सिमिलैरिटी है तो उस ग्रुप में जा करके एक प्लांट जो है वो ऐड होगा, और अगर डिसिमिलैरिटी है तो अलग ग्रुप में जा करके ऐड होगा। तो ये चीज़ कहाँ से मिली है? ये बीटा टेक्सोनॉमी से ही मिली है।
और चूंकि ये अपर हायरार्की लेवल के संग में इस अप्रोच को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे मैक्रो टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। थर्ड है गामा टेक्सोनॉमी। अब गामा टेक्सोनॉमी क्या है? एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। देखिए, जो भी चीज़ है गामा का भी अगर हम लोग बोलते हैं तो दो जो बेसिक चीज़ है वो तो संग संग आता रहता है, उसके बाद उसमें कुछ एडिशंस होते हैं। तो हर बार जब एक नए टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग आते हैं बेसिक कंपोनेंट में, तो वो एक एडिशन उसमें और भी किसी न किसी फीचर्स का होता है। तो अब गामा टेक्सोनॉमी में क्या होता है? एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी कंसर्न विथ डिस्क्रिप्शन, इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, ये दो चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा और गामा से ही आया है, अल्फा और बीटा से आया है। इसके अलावे जो हम लोग एक रिलेशनशिप तो देख ही रहे थे इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशंस के बीच, प्लांट्स के पॉपुलेशंस के बीच। इसके अलावे गामा टेक्सोनॉमी में इसे फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स के अंदर जोड़ दिया गया। मतलब ये जो सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी है इसको ओरिजिन और इवोल्यूशन के संग में भी जोड़ कर करके देखा जाने लगा। कुछ ऐसे टेक्निक डेवलप किए गए, कुछ टेक्सोनॉमिस्ट ने ऐसा कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए कि जिसमें फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स भी इंक्लूडेड हो गए। और ये जब अगर हम लोग अल्फा बीटा टेक्सोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर फाइलोजेनी को ऐड कर दिया, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया गामा टेक्सोनॉमी में। एन अटेम्प्ट इज मेड टू अकाउंट फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज। और इसमें क्या चीज़ है? इवोल्यूशन में हम लोगों को पता है कि किसी भी स्पीशीज के ओरिजिन को देखा जाता है और डेवलपमेंट को देखा जाता है। और ये करने के लिए क्या करना पड़ता है? टू डिटरमाइन इट अ टेक्सोनॉमिस्ट हैज़ to depend on the species of paleobotany which includes all taxa of extinct plant group। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ का हेल्प लिया जाता है? पेलियोबॉटनी का हेल्प लिया जाता है। व्हाट इज पेलियोबॉटनी? पेलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स जो प्लांट्स हैं, क्योंकि हम लोग बॉटेनिकल प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो पेलियोबॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट। ठीक है, जो फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं और उसके अभी भी लिविंग स्पीशीज भी उसके रिलेटेड जो सेम जो फॉसिलाइज प्लांट हैं, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अभी लिविंग स्पीशीज हैं हमारे पास एट प्रेजेंट, उसके उन प्लांट्स के रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव जो फॉसिलाइज्ड प्लांट है उसको स्टडी किया गया और उसको मिला करके उसके रिलेशनशिप को चेक किया गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला करके देखा गया। ठीक है, तो ये जो टेक्सोनॉमी है ये गामा टेक्सोनॉमी इसी तरीके से इवोल्यूशनरी जो बात अप्रोच पर ये बेस्ड होता है। अब आते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। ये जो ओमेगा टेक्सोनॉमी है ये बिल्कुल भी मॉडर्न ट्रेंड्स, मतलब अभी तक जितने भी ट्रेंड्स आ रहे थे, अल्फा टेक्सोनॉमी का बेसिक, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी, बीटा में आप अल्फा में हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव और जो बेसिक जो टेक्सोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर है। उसके बाद है आपका अल्फा के बाद में हो गया बीटा। बीटा में आपके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो इंटर रिलेशनशिप है वो चेक किया गया, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हो चुके थे। थर्ड में जब डिस्क्रिप्शन हो गया तो कुछ इवोल्यूशनरी जो सोच है, कुछ फॉसिल्स मिलने लगे, कुछ टेक्निक्स जो कार्बन डेटिंग वगैरह के डेवलप हो गए उस समय तक, तो उससे कुछ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी चेक किया गया, तो वो हो गया गामा टेक्सोनॉमी। उसके बाद में ये सभी ट्रेंड्स को अगर मिला दिया जाए तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। अब ओमेगा टेक्सोनॉमी में हम लोग मॉडर्न ट्रेंड, हर एक प्रकार के मॉडर्न ट्रेंड को इसमें कंसीडर करते हैं, जो कि अभी के भी फेज में ये चला आ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस हैं, जो बेसिक तो चले आ रहे थे वो, और एडिशनल क्या हुआ कि इसमें चूंकि इस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो इस स्कोप का जो इन्वेंशन था वो हो चुका था, और इसके बाद में ये एक क्रांति लेकर के आया, क्योंकि सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशंस के बाद हम लोग सेल के अंदर का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, उसको देख पाने में सक्षम हो गए। और ये बहुत बड़ा हेल्प लेकर करके आया, जिसकी वजह से साइटोजेनेटिक्स, ठीक है, इसमें साइटोजेनेटिक्स अप्रोच भी इसमें ऐड हो गया। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल अप्रोच भी ऐड हो गया। उसके साथ साथ बायोकेमिकल जो अप्रोचेस थे वो भी इसमें ऐड हो गए। तो ये मॉडर्नाइजेशन हो गया
जो हम लोग कहते हैं टेक्निक का भी, और ये टेक्निक के मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से ये जो टेक्सोनॉमिक जो अप्रोच है उसमें भी इसका फ़ायदा मिला। और ये सभी जब ऐड हो गए पुराने जो प्रिंसिपल्स थे या पुराने अप्रोच थे, तो इस सभी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। इट इज़ एन अल्टीमेट परफेक्ट सिस्टम बेस्ड अपॉन ऑल अवेलेबल कैरेक्टर एंड एविडेंसेस। ये एक परफेक्ट सिस्टम है अभी के समय में, जो कि हर तरीके के अवेलेबल कैरेक्टर्स और एविडेंसेस पर बेस्ड है। इट इज़ द मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, चूँकि इसमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं इवॉल्व हो चुके थे, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी है ये। और जो कि बेस्ड होता है किस चीज़ पे? इकोलॉजी पे, फाइटो केमिस्ट्री पे, फाइटो जियोग्राफी पे, साइटोजेनेटिक्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन होने के बाद में ये जो सारे जो फीचर्स थे ये बहुत इजी हो गए, आसान हो गए ह्यूमन के लिए स्टडी करना। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल फीचर्स पे, और ये सभी का क्या हुआ कि तब तक कंप्यूटर का भी इन्वेंशन हो चुका था, तो इसको प्रॉपर वे में कंप्यूटेशन भी किया गया, ताकि बाद के लिए जो है मैनुअल वर्क से कंप्यूटर के आ जाने के बाद में वो काम जो था, जो डेटा कंपाइलेशन का काम था, ये बहुत आसान हो गया। और एक बार अगर डेटा कंपाइल हो गया तो उसको स्टडी करना, प्रिजर्व करना, और जो ये हम लोग कहते हैं ना एफिनिटीज़ और डिफरेंसेस को चेक करना, ये बहुत ही इसमें रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया। तो ये बहुत अभी हम लोग कह सकते हैं कि अभी के समय में एकदम परफेक्ट सिस्टम है। दिस टेक्सोनॉमी इज मोस्टली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। और ये जो टेक्निक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक और बायोकेमिकल एविडेंसेस को ऐड हो गया है, और जो पहले से प्रेजेंट है टेक्सोनॉमिक फीचर उसमें। अब ये अगर हम लोग बात करते हैं कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी यानी जो फेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर ये मॉडर्न फेज़ है टेक्सोनॉमी का, तो लास्ट के जो फेजेस हैं, जो 4 फेज़ हैं हमारे टेक्सोनॉमिकल फेजेस हैं, उसके जो लास्ट 2 फेज़ हैं, जिसमें से एक आपका बायोसिस्टमेटिक फेज़ है, जो कि वैलेंटाइन एंड लॉव ने 1958 में प्रपोज किया था। दूसरा आपका एनसाइक्लोपीडिक या होलोटेक्सोनॉमिक फेजेस हैं, जिसे डेविस और हेवुड ने 1963 में प्रपोज किया है। तो ये जो लास्ट के जो 2 फेजेस हैं वो इस ओमेगा टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। अब ये जो बायोसिस्टमेटिक फेज क्या है? ये है इन्वॉल्विंग डिटेल साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिकल स्टडीज। इसमें ये जो फेज था, फेज मीन्स एक चरण हम लोग कह सकते हैं, टाइम फेज, ठीक है। फेज मीन्स टाइम फेज, ड्यूरेशन, या हम लोग कह सकते हैं हाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फ्रैगमेंट ऑफ टाइम, जिस समय ये डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो इसी को हम लोग फेज में चरणबद्ध रूप से जो डेवलपमेंट हुआ है टेक्सोनॉमी का, उसको बांटते हैं। तो बायोसिस्टमेटिक फेज में जितने भी टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस है वो मोस्टली साइटोलॉजिकल और जेनेटिकल स्टडीज पर बेस्ड हैं, और उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है किया जाता है, जिसको हम लोग मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। इसको डिटेल में हम लोगों को मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ टेक्सोनॉमी में से पढ़ना है। द एनसाइक्लोपीडिक और होलोटेक्सोनॉमिक फेज जो है, ये क्या है? वेयर टेक्सोनॉमिक डेटा फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। अब वेरियस डिसिप्लिन्स मतलब जितने भी बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स हैं जिसका यूज़ हम लोग टेक्सोनॉमी के लिए भी कर सकते हैं, आर पुल्ड टू कंस्ट्रक्ट अ गुड फिनेटिक क्लासिफिकेशन। और सभी अप्रोच को यूज़ करते हुए एक नए तरीके का क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं फिनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं फाइलोजेनेटिक के जैसे भी रहते हैं, तो सभी तरीके के अप्रोचेस को मिला करके एक फिनेटिक, एक बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो ओमेगा टेक्सोनॉमी को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न ट्रेंड है वो, जितने भी हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसका, जो फंडामेंटल हम लोग कह सकते हैं कॉम्पोनेंट हैं टेक्सोनॉमी के, उसका, ठीक है। तो इसको कभी भी ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स को हम लोग फेजेस से अलग करके नहीं देख सकते हैं, ये दोनों आपस में मर्ज हुआ है। फेजेस क्या है? फेज है वो डेवलपमेंटल पूरा ड्यूरेशन टाइम पीरियड, जिसमें पूरी टेक्सोनॉमी जो है वो डेवलप हुई है अभी तक मॉडर्न फेज तक। और इस पूरे जो फेज टाइम है इसे हम लोग 4 फेज में बांटते हैं, और चारों फेज में जो मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी यूज़ होते हैं, जिसको हम लोग बेसिक फंडामेंटल इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो इनिशियल जो शुरुआती जो टेक्सोनॉमिक जो हम लोग कह सकते हैं मेथड्स हैं वो ये 4 हैं। तो इसीलिए हम लोग इसे टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि टेक्सोनॉमी क्या है? एक फंक्शनल, एक
कह सकते हैं हम लोग एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? क्लासीफाई करना, नोमेनक्लेट करना, जो 4 अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पे या 4 जो प्रॉपर्टीज है उस पर वो डिपेंड करता है। तो ये सभी एक तरीके के मेथडोलॉजीज हैं जिसको जितने जो सिंपल है उसे पहले रखा गया है। जैसे अल्फ़ा जो टेक्सोनॉमी है वो सबसे बेसिक है, सबसे सिंपलेस्ट है, जो कि सिर्फ जो टेक्सोनॉमिकल जो 4 पिलर्स हैं उसी पर वो खड़ा है। कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और नोमेनक्लेचर, ये इस चीज़ पे बेस्ड है। उसके बाद में आगे मैंने किस तरीके से वो चेंज हुआ वो तो बताया, और ये सभी रिलेटेड हैं, ये टेक्निक्स हैं, एक तरीके से टेक्सोनॉमिकल टेक्निक्स हैं, और ये हर एक फेज़ में यूज़ हुए हैं। तो सबसे बेसिक जो फेज़ है, जिसमें अल्फ़ा टेक्सोनॉमी में हम लोग 2 फेज़ रखते हैं, ठीक है, और सब ओमेगा टेक्सोनॉमी में हम लोग और 2 फेज़ रखते हैं, मतलब एंड वाला 2 फेज़। तो मन में ये बात आती है कि जो बीच का जो हमारा जो बीटा टेक्सोनॉमी है, गामा टेक्सोनॉमी है, उसके लिए कौन सा फेज़ असाइन है। तो ये क्या है कि इसके जो एसेंस हैं, मतलब इसके जो मेथड्स के जो एसेंस हैं बीटा और गामा के, वो हम लोग जो हमारा कुछ हम लोग एंड ऑफ द अल्फ़ा टेक्सोनॉमी में हम लोग देखते हैं जो फेजेस जो है हमारा, जो सेकंड फेज़ जब एंड होता है, ठीक है, पूरा हिस्टोरिकल फेजेस का, तो सेकंड फेज़ के एंड से ओमेगा टेक्सोनॉमी के स्टार्टिंग तक थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है, जब थोड़ा सा मॉडर्नाइज होने लगा है और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी वहाँ पर यूज़ होने लगा है, उस फेज़ में हम लोग थोड़े मतलब फेज़ में हम लोग मेथड्स देखते हैं आपके बीटा टेक्सोनॉमी और गामा टेक्सोनॉमी के। तो ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है अल्फ़ा और ओमेगा टेक्सोनॉमी ही हैं, क्योंकि आज भी ओमेगा क्या है, ओमेगा सभी का कंपाइलेशन है, जितने भी टेक्सोनॉमिकल हमारे जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उसके, और अल्फ़ा जो है बेसिक्स है, वो तो हमेशा यूज़ करना ही है आपको, वो नेसेसिटी है, ठीक है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं, रिसेंट ट्रेंड में ये कहा जा सकता है कि सबसे अच्छा जो टेक्सोनॉमिकल प्रैक्टिस है वो अल्फ़ा ओमेगा टेक्सोनॉमी है। मतलब अल्फ़ा को भी उसमें मिक्स कर दिया गया और ओमेगा को भी मिक्स कर दिया गया, और ये जो टेक्निक है ये अभी के प्रोस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और इसे अभी भी मिक्स्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फ़ा ओमेगा टेक्सोनॉमी, एज अल्फ़ा टेक्सोनॉमी फॉर्म्स a basis of biology, while final accumulation of all data is ultimately incorporated into omega taxonomy। तो क्यों इस टेक्निक को, जो मिक्स्ड टेक्निक है अल्फ़ा और ओमेगा को, सबसे बेस्ट कहा जाता है मॉडर्न ट्रेंड्स में? इसलिए क्योंकि देखिए, आपको कोई भी टेक्सोनॉमी करनी है तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको करनी पड़ेगी, जो कि अल्फ़ा टेक्सोनॉमी के अंदर में आता है। और ओमेगा टेक्सोनॉमी क्या है कि ओमेगा टेक्सोनॉमी आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम किस चीज़ की देता है कि आप कोई भी टेक्निक, आपको जिस तरीके से स्टडी करना है किसी भी प्लांट का, उसके रिलेशनशिप का, तो हर प्रोस्पेक्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओमेगा टेक्सोनॉमी जो है टेक्निक सेवी है ना, टेक्नो सेवी है, तो उसमें आप बहुत सारे टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके टाइम और एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कि साइटोजेनेटिकल जो अप्रोच है वो यूज़ किया जा सकता है, बायोकेमिकल अप्रोच यूज़ किया जा सकता है, बायोटेक्निकल जो अप्रोच है वो यूज़ किया जा सकता है। तो अब सिंपल सी बात है, हम लोग टेक्सोनॉमी क्यों करते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए, यही हमारा बेसिक जो उद्देश्य होता है किसी भी प्लांट टेक्सोनॉमी को करने का। अब अगर इसमें मॉडर्न अप्रोचेस भी, इवन डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है और जो बेसिक यूनिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अगर ऐड कर दिया जाए, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ लेवल पर भी एक अगर स्पीशीज़ कॉमन भी है तो भी उसमें जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, मतलब एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाती है कि स्पीशीज़ होने के बाद में भी उसको एक्यूरेटली कैटेगराइज करना इनटू सब स्पीशीज़ एंड इनटू डिफरेंट वैरायटीज़, ये भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसमें क्या है, दोनों के अप्रोच में एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है, टाइम से भी हो जाता है, टाइम भी सेव हो जाता है इसमें, और ये जो है एकदम एक्यूरेट डेटा जो है आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो एक ये बहुत ही अच्छा जो मॉडर्न अप्रोच है हम लोगों का
अल्फ़ा ओमेगा टेक्सोनॉमी का, यानी 2 टेक्सोनॉमी को, बेसिक और एडवांस दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं। और ये रहा हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। चूँकि ये रिलेटेड है फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, मतलब हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी से, तो ये चूँकि बेसिक हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट्स था, तो ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। इसके बाद जब मैं इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊंगी प्लांट टेक्सोनॉमी का, उसमें हम लोग इससे रिलेट करते हुए और हम लोग डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टेक्सोनॉमिस्ट ने क्या क्या काम किया था। उसमें बहुत सारे रिनॉन्ड टेक्सोनॉमिस्ट भी आएंगे और शायद हम लोगों का इंटरेस्ट उसमें होगा कि किस तरीके से टेक्सोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है ना वो ग्रेजुअली टाइम टू टाइम ये हुआ है, प्री लिटरेचर से लेकर करके मॉडर्न जो फेजेस है उसका, और ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी है उसमें किस तरीके से उस अप्रोच को यूज़ किया गया है। तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग फेज डिस्कस करेंगे डिफरेंट फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी में। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है डिफरेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें मैं अभी प्लांट टेक्सोनॉमी के और भी वीडियोस जो हैं वो डालती रहूँगी। इसके अलावा मैंने और भी इकोलॉजी पर भी कुछ वीडियो जो पहले से भी डाला हुआ है और अभी उसके सीक्वेंस को फिर से शुरू किया है। तो मैं अल्टरनेट वीडियो प्लांट टेक्सोनॉमी के और इकोलॉजी के, प्लांट इकोलॉजी का डालना शुरू किया है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।